हमारे साथ आज बहुत स्पेशल गेस्ट है मिस्टर असद साहब, जो कि डॉक्टर हैं, जो हम डायबिटीज़ के हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान में बड़ा रुझान है ये डायबिटिक होने का, लोगों में बड़ा एक आंसर पाया जाता है कि कुछ अरसे में वो डेवलप करते हैं, अब तो यंग लोगों में बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गई है। तो आज इनके साथ बातचीत करेंगे। सो वेलकम टू द शो डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों ने मुझे बुलाया और मैं आज डायबिटीज़ पे भरपूर तरीके से बात करूंगा जी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सबसे पहले तो अपने बारे में बताइए, आप क्या करते हैं, कुछ इंट्रोडक्शन दीजिए, फिर जी, हम मेरा बात नाम करते हैं। डॉक्टर असजद हमीद है। मैं यूके ट्रेंड सीसीटी जो कि कंप्लीट सर्टिफिकेट ऑफ ट्रेनिंग है यूके से, और मैं ब्रिटिश नेशनल भी हूँ। और मैंने ज़्यादातर अपनी उम्र का हिस्सा यूके में, अबू धाबी में, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड में गुजारा। तो मेरा एक पैशन था कि मैंने अपने मुल्क वापस जाना है और डायबिटीज़ के ऊपर काम करना है। बिल्कुल। मुझे ये अंदेशा था, ये पता था कि डायबिटीज़ पाकिस्तान के अंदर एक ग्रोइंग हेल्थ कंसर्न है, और अगर आप आज इसको देखें तो ये एक इमरजेंसी बन चुकी है। और हमारी तकरीबन 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो डायबिटीज़ उनको हो चुकी है, लोगों को कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं। हाँ। और इसी तरह से 11 मिलियन से लोग ऊपर इतने हैं कि जो जिनको पता ही नहीं है कि उनको डायबिटीज़ है, और वो बिल्कुल हॉस्पिटल या डॉक्टर से दूर हैं जी। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मुझे बताइए कि इसकी क्या अलामात होती हैं लोगों में? देखें, डायबिटीज़ एक ऐसा मर्ज़ है कि जिसको हम कहते हैं कि इट्स अ मल्टी सिस्टम डिज़ीज़, और ये एक खामोश का तरह की बीमारी है जिसका लोगों को पता नहीं चलता जब तक वो अपने टेस्ट ना कराए, या उनको को दूसरे लोग उनको ये ना बताएं कि आपका वज़न कम हो रहा है, या मरीज़ ख़ुद कहे कि मुझे बार बार रात को उठ के पेशाब आ रहा है, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस है, और कोई ज़ख़म है वो भर नहीं रहा, कोई इन्फेक्शंस आ रहे हैं। और जो गेस्टेशन डायबिटीज़ है उसके अंदर तो वैसे ही डायबिटीज़ ज़्यादातर 50% औरतों को हो जाता है। तो इस तरह की अलामत होती हैं जी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो आप क्या समझते हैं कि किस तरह से इसको कंट्रोल किया जा सकता है, और इसके ऊपर क्या चीज़ें हम अप्लाई कर सकते हैं कि होने से ही बचें? देखिए, पाकिस्तान के अंदर जो डायबिटीज़ है उसका सबसे मेन रीज़न ये है कि लोग उससे अनअवेयर हैं, हाँ या जी। लोगों को पता ही नहीं है, और हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में लोगों को आगाही की कमी है। मिसाल के तौर पर अगर हम देखें कि जिसके पेरेंट्स को डायबिटीज़ है, दोनों पेरेंट्स को डायबिटीज़ है, बहन भाइयों को डायबिटीज़ है, तो इसका मतलब है कि जो तीसरा शख्स घर में मौजूद है उसको भी डायबिटीज़ है। ये नहीं कि वो एक दूसरे से ट्रांसफ़र हो रही है, लेकिन उनका माहौल ऐसा बना हुआ है कि उनके यहाँ जो खाना खाया जा रहा है उसके अंदर जो नशास्ता है, या रोटी है, चावल है, मीठा है, उसका कसरत से इस्तेमाल है, एक्सरसाइज की कमी है, वेट बढ़ रहा है, और इन सारी चीज़ों के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। आपने फरमाया कि आजकल डायबिटीज़ जो है वो यंग बच्चों में 18-17 साल में हो रही है। तो उस डायबिटीज़ का रीज़न ये है कि आप देखें तो फूड पांडा की सप्लाई सबसे ज़्यादा रात को 11 बजे के बाद होती है। ऐसे ही है, बिल्कुल। ठीक है, बच्चे देर तक सोते हैं, और हम उनको कुछ स्पोर्ट्स में एक्टिव नहीं करते, दूसरी चीज़ों में नहीं आते, फ़ोन पे इन्वॉल्व होते हैं, गेम्स हैं। तो ये सारी जो लैक ऑफ एक्टिविटीज़ हैं, ये डायबिटीज़ का एक मेन रीज़न है जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे कि आपने बताया कि रीज़न्स इसके हैं, लेकिन अगर किसी में हो जाती है किसी को, तो फिर उसका क्या लाइफस्टाइल इस तरह का हो, किस तरह से वो चीज़ों को लेकर चले कि वो उसकी कंट्रोल रहे? देखिए जी, हम इसमें सबसे पहले तो ये कहेंगे कि जिनको हो चुकी है तो उन्होंने क्या करना है कि या तो इसको प्री डायबिटीज़ पे, यानी कि दवाइयों के बगैर कंट्रोल को करने की कोशिश करें, और जिनको हो चुकी है हाँ वो कॉम्प्लिकेशंस से बचें। जी जी। कॉम्प्लिकेशंस आपको पता है कि इसकी बहुत ज़्यादा ऐसे मुतासर है। करती हैं आँखों को, गुर्दों को, हार्ट को, इस जी। तरह की चीज़ों को। हाँ तो जी। जिनको हो चुकी है उन्होंने अपना, अगर मोटापा है तो उसको आइडियल बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स पे लेके जाना है, जो कि 24 या 25 है हमारे एशियन के लिए। जी। और जो मिसाल के तौर पर अगर वज़न है उसको कम करना है। अगर आपने 10 किलो वज़न कम कर लिया तो आपकी डायबिटीज़ ठीक हो सकती है। रोटी चावल को अगर खाते हैं तो फिर कसरत से एक्सरसाइज भी करें, उसको हज़म भी करें, और अपने जिस्म के उस जो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं उनको ना आने दें। मिसाल के तौर पर 45 मिनट से 1 घंटा आपने वॉक करनी है। अगर किसी के पास टाइम की कमी है तो हफ्ते में 3 दिन कर ले, 4 दिन कर ले, लेकिन ये लाजमी है। रात का खाना जो है वो जल्दी खाया जाए,
और ऐसा ना हो कि भाई बिस्तर पे खाने से पहले ही आप लेट गए हैं और उसके बाद वो हज़म ही नहीं हुआ और उसके फिर आपको नेगेटिव इफेक्ट है। जिन लोगों का पेट बढ़ चुका है उनको डायबिटीज़ का असर ज़्यादा आता है, उनका फैटी लिवर जो कि आजकल बहुत कॉमन रीज़न है, उसके ऊपर भी उनको काम करना चाहिए और उसमें भी एक्सरसाइज और साथ में जो नशास्ते के खाने हैं उनको कम करें, अपने आप को एक्टिव रखें, इन चीज़ों से बचें। जो मीठा है, जो ड्रिंक्स हैं, फिज़ी ड्रिंक्स हैं, मैकडॉनल्ड्स हैं, जो फास्ट फूड है, इन चीज़ों से परहेज़ करें तो आपकी डायबिटीज़ काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ सकती है। ठीक है, तो ये फैटी लिवर से क्या मुराद होती है? फैटी लिवर का मतलब है कि आप जो शुगर है या डायबिटीज़ है उसमें मैं आपको समझाना ये चाहूँगा अपने नाज़रीन को भी कि ये कंट्रोल होती है इंसुलिन की वजह से। अगर आपके जिस्म में इंसुलिन की कमी हो गई या आपका इंसुलिन काम नहीं कर रहा तो आपको डायबिटीज़ होने का ख़तरा हो गया। अब होता क्या है कि जो शुगर है उसमें एक तो इंसुलिन का काम है जिसने उसको कंट्रोल करना है और दूसरे आपके मसल्स हैं। जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपके मसल्स जो है वो इसको ग्लूकोज को रिटेन करेंगे, ठीक है। और तीसरा लिवर है, जो लिवर है जिसको हम जिगर कहते हैं वो इसके अंदर स्टोर करता है। जब उसके ऊपर मोटापा या सेंट्रल ओबेसिटी आ जाती है जिसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी कहते हैं, जब ये झिल्ली आ जाती है तो आपका जिगर शुगर को स्टोर नहीं करता बल्कि खून में जो आता है उसको भी डाल देता। बहुत सारे लोग मरीज़ ऐसे आएंगे कि डॉक्टर मैंने रात को कुछ नहीं खाया लेकिन मैं सुबह को उठ के देखता हूँ तो मेरी शुगर बढ़ी हुई है, इसकी क्या वजह है? तो उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि आपका जिगर जो है वो फैटी लिवर हो चुका है। और 80% लोगों को डायबिटीज़ में जब मोटापा है तो 80% को फैटी लिवर है और फैटी लिवर होने की वजह से ये सबसे कॉमनेस्ट रीज़न है लिवर फेलियर का दुनिया भर में अल्कोहल के बाद। ठीक है, तो इसमें अभी के जैसे हमने कहा था तो ये वैसे तो अब तो यंग लोगों में भी है, लेकिन किन एज ग्रुप को ज़्यादा होती है? मेल फीमेल की रेशो भी इसमें होती है या फिर किसी एक जेंडर में ज़्यादा होती है? मेरा ख्याल है कि ये दोनों मेल और फीमेल में, और फीमेल में मैं कहूँगा फिर भी ज़्यादा होगी क्योंकि उनके अंदर सेडेंटरी लाइफस्टाइल ज़्यादा होता है। फिर हामला औरतों को 50% जब हम कहते हैं कि शुगर हो रही है, अगर वो अपना वज़न वापस नहीं लाती हामला होने से पहले का तो उनकी डायबिटीज़ कांस्टेंट हो जाती है। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको ये समझाना चाहूँगा और नाजरीन को भी कि डायबिटीज़ दो तरह की होती है। एक टाइप 1 है जिसके अंदर आपका लुबलुबा ऑटो इम्यून डिजीज़ या किसी इंसल्ट की वजह से उसने काम करना छोड़ दिया। ये टाइप 1 बच्चों में होगी, ये टाइप 1 जो एडल्ट्स हैं उसमें भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर इनमें। और लेकिन मज़े की बात ये या खुशी की बात ये कि ये 10% ओवरऑल पॉपुलेशन को दुनिया में होती है। जो 90% है उनको टाइप 2 डायबिटीज़ है जिसमें हमने कहा कि इंसुलिन की कमी हो गई या इंसुलिन का काम नहीं करना, जिसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। तो जो टाइप 1 है वो बच्चों में या किसी भी एज में हो सकती है, लेकिन वो 10% है, लेकिन उनको इंसुलिन के बगैर अपना उनका काम नहीं चल सकता। दे विल बी ऑन इंसुलिन फॉर रेस्ट ऑफ देयर लाइफ। और जो टाइप 2 है उसके अंदर हम लाइफस्टाइल, मेडिकेशन, इंसुलिन और कुछ नए ट्रीटमेंट आए हुए हैं जिसके अंदर आपने सुना होगा ओज़म्पिक है, मंजारो है, इस तरह की चीज़ें करते हैं। तो ये बताइए कि इसमें कुछ खुराक का कोई आपकी फूड रूटीन का भी ख्याल रखना पड़ता है? जी लाजमन, मैं वही कह रहा हूँ कि इसके अंदर देखें, आपने इसको समझना इस तरीके से है कि जो गोरे हैं यूरोप में, इंग्लैंड में, ऐसी जगहों पे आप उनमें देखें तो उनमें हमारे मुकाबले में डायबिटीज़ कहीं 3% है, कहीं 4% है, कहीं 2% है। हमारे मुल्क में जैसे इंडिया है, पाकिस्तान है, यूएई है या गल्फ़ है, तो इन सारे मुल्कों में डायबिटीज़ ज़्यादा है। चाइना में डायबिटीज़ ज़्यादा है। और अगर यही तनासब अगर आप देखें तो जो एशियन जिस बेल्ट में रहते हैं वहाँ पर फिर उन एशियन में उन ममालिक के अंदर 14% है। अच्छा, ठीक है। तो उसका मेन रीज़न ये है कि हमारी डाइट, हमारा लाइफस्टाइल जिसमें हमारी एक्सरसाइज,
इसके अंदर रीज़न है। और फिर हमारी उसके बाद जेनेटिक्स है, उसके बाद हमारे पाकिस्तान में जो स्ट्रेस है, जो भाग दौड़ है, इन सारी चीज़ों का रीज़न जो है वो डायबिटीज़ की तरफ ज़्यादा है। तो खुराक में रोटी यानी कि गंदम, चावल, मीठा, स्वीट ड्रिंक्स और जो अपने बर्गर्स वगैरह इस तरह की चीज़ें, ऐसा ही है। और स्पेशली ये जो हमारी ऑयल की कंजम्पशन है, जी बिल्कुल वो भी आएगा, और जो चीज़ वज़न को बढ़ाएगी जी। जो चीज़ बढ़ाएगी। एक वो है, क्योंकि जैसे आपने ममालिक का ये कहा, उन ममालिक के अंदर यहाँ पे मुझे ये लगता है कि जो हमारा तेल का और भून के खाने का और जी बिल्कुल इसका सही, रुझान बिल्कुल है, सही। उसकी वजह से ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो बीमारी की तरफ ही हमें इस पे लेकर जा रही है। ऐसे ही। तो इसलिए ये तो एक है, बिल्कुल हमें फूड रूटीन को अपने बहुत ख्याल रखना है। जहाँ जैसे कि डॉक्टर असद साहब ने फरमाया कि आपका लाइफस्टाइल बहुत मैटर करता है, जेनेटिक्स बहुत मैटर करती हैं। जेनेटिक्स तो खैर आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप जानते हैं कि अगर आपकी फैमिली में ये चीज़ है तो उन चीज़ों को कंट्रोल कीजिए, पहले से ही प्रिकॉशनरी मेजर्स लीजिए ताकि आपके लिए आसानी हो। लेकिन साथ साथ फूड का इंटेक, जैसे कि उन्होंने कहा, ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ मीठी चीज़ों से ही ये हो। जैसे उन्होंने कहा कि निशास्ता होता है, फाइबर होता है, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। इवन जो आपके फ्रूट्स होते हैं उसके अंदर भी स्वीट होता है। मैंगो बहुत ज़्यादा मीठा होता है। अक्सर लोग ये कहते हैं कि नहीं, फ्रूट का है तो कोई बात नहीं, इससे खाया जा सकता है, फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें, इवन हनी, बहुत हेल्दी आपकी चीज़ें, आपने उनको बड़ा इत्तेदाल में इस्तेमाल करना है, बिल्कुल सही, और इन चीज़ों को देखना है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि हैं। इसके अलावा इसकी बाय क्या डिजीज़ भी होती हैं। अगर आपको डायबिटिक डेवलप हो जाए तो इसकी बाय प्रोडक्ट्स जैसे कहते हैं, या बाय डिजीज़ भी आ जाती है। देखिए जी, जो टाइप 1 डायबिटीज जिसको हम ऑटो इम्यून कहते हैं, दैट इज एसोसिएटेड विथ मैनी अदर डिजीजेस। फॉर एग्जांपल थायराइड को वो अफेक्ट करेगी, राइट। सीलियक डिजीज जिसमें गंदम की एलर्जी होती है जी, वो बच्चों में आ जाती है या बड़ों में आ जाती है। इसी तरह से दूसरी जो ऑटो इम्यून कंडीशंस हैं वो उसके साथ एसोसिएटेड हैं, और हम हर बच्चे को या जिनको टाइप 1 होती है उनको हम करते हैं। जो टाइप 2 है उसकी कॉम्प्लिकेशंस बहुत लंबी हैं। हाँ। और उसके अंदर आपकी रेटिनोपैथी जो कि आँखों को अफेक्ट करती है, जो किडनी डिजीज़ है वो उसके अंदर बहुत ज़्यादा एंड स्टेज रीनल फेलियर या डायलिसिस पे पहुंचा देती है। आपका हाइपरटेंशन जो है वो को एग्जिस्ट करता है, क्योंकि आपके वेसल जो है वो थिक हो जाते हैं, और हाइपरटेंशन जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना सिर्फ 1 या 2, 3 दवाइयाँ भी लेनी पड़ जाती हैं। इसी तरह हार्ट अटैक जो है वो 4 गुना ज़्यादा है, स्ट्रोक जो है वो 3 गुना ज़्यादा है जी। तो ये मल्टीपल इसके प्रोडक्ट्स हैं। स्किन डिजीज़ इसके अंदर कॉमन है। इसके अंदर जैसे मैंने कहा कि लिवर फेलियर का चांस बन सकता है, और बेतहाशा बीमारियाँ इसके साथ जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, ठीक है। तो आप जो असद साहब हैं, प्रैक्टिस ज़्यादा कहाँ पे करते हैं? जैसे कि आपने कहा कि यूके में जी है। जी, मैं इस मुल्क में आया था एक पैशन लेके, और वो मेरा पैशन ये था कि जब मैं यहाँ आता था तो जो मैंने ये चीज़ें बताई तो वो यहाँ पर प्रैक्टिस नहीं होती थी, या उस तरह का कोई निज़ाम मौजूद नहीं था। तो मेरी ख्वाहिश ये थी कि मैं इस मुल्क में कोई इस तरह का काम करूँ। तो अल्लाह ने मुझे तौफीक दी, अल्लाह ने हिम्मत दी, नीयत थी। तो मैंने एक बहुत बड़ा सेटअप बनाया है डायबिटीज़ सेंटर के नाम से, जो कि नॉट फॉर प्रॉफिट है, SECP के साथ रजिस्टर्ड है, जहाँ पे 60% लोगों का मरीज़ों का जो इलाज है वो मुफ्त कह लें या उनको ज़कात की बेसिस पे ट्रीट करते हैं। और उस सेंटर की तरह का सेंटर मैं कहता हूँ सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरे एशिया में भी इस तरह का सेंटर नहीं होगा। मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कभी आएँ और उस सेंटर को देखें। यानी कि वहाँ पर एक डेंटल चेयर से लेकर जो कैटरेक्ट की सर्जरी है, जो हार्ट की सर्जरी है, जो पाँव की सर्जरी है, जो डायलिसिस है, हर तरह का इलाज, यानी गेस्टेशनल डायबिटीज़, जो आप किताब में आपको डायबिटीज़ के साथ जुड़ी हुई चीज़ मिलेगी वो हमारे सेंटर में मौजूद होगी। और उसको बढ़ाते हुए जब मैंने देखा कि लोग आ नहीं सकते तो हमने उसके साथ एक प्रोजेक्ट और जोड़ा है जिसे हम हॉस्पिटल ऑन व्हील्स कहते हैं। और वो जगह जगह पे आज़ाद कश्मीर, साहिवाल, खानेवाल तक जाता है, लोगों के घरों पे जाके
उनकी स्क्रीनिंग करता है, 3 महीने पर बाद जाके उनकी क्लिनिक करता है, उनको मुफ्त अद्वियात देता है। इसी काफ़िले को बढ़ाते हुए हमने साहिवाल में एक सेंटर बना रहे हैं जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है और इंशाअल्लाह अगले साल वो भी फंक्शनल हो जाएगा। हमने एक सेंटर कराची में अपना एयरपोर्ट के पीछे रिफायामा कॉलोनी के अंदर इसी तर्ज का एक सेंटर वहाँ बनाया है। G8 मरकज़ में मैं बैठता हूँ शाम को 6 से 8 बजे तक, वो भी हमारा एक क्लिनिक है। तो इस तरह से जी ये सिलसिला चल रहा है। इंशाल्लाह ये रहेगा। तो आपने एक बहुत फलाही काम है जो आप सोसाइटी के लिए दे रहे हैं, गिव बैक कर रहे हैं। तो अल्लाह करे कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी और वेलोसिटी बढ़ाए, आप इसको और जगहों पर भी लेकर जाएं। और बड़ा ही अच्छा लगा कि डॉक्टर असद साहब जो है यूके में रहते हुए भी यहाँ पे अपने पाकिस्तान के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं और लोगों को एक मुफ्त सहूलियत देने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि डेफिनेटली हमारी काफ़ी सोसाइटी है जहाँ पे लोगों को ये सहूलत नहीं है मुयस्सर। तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर असद साहब, आपका कोई मैसेज शेयर करना चाहें जाने से पहले? मैं यही कहूँगा कि डायबिटीज़ का रुझान पाकिस्तान में बेइंतहा तशवीशनाक है, जिसके ऊपर गवर्नमेंट को भी कुछ एक्शन लेना चाहिए, एक एमरजेंसी प्लान बनाना चाहिए। इसी तरह से जहाँ तक मेरी आवाज़ या आपका ये प्रोग्राम पहुँच रहा, तो मैं यही लोगों से कहूँगा कि अपने आप की डायबिटीज़ की तशख़ीस करवाएं। जो नशास्ते वाला खाना है उससे परहेज़ करें, उसको कम करें, अपनी लाइफ को एक्टिव करें, अपनी एक्सरसाइज को एक मामूल बनाएं और साल में एक दफ़ा जहाँ पर डायबिटीज़ आपके घर में है आप लोग ज़रूर उसको चेक करवाएं। और सिर्फ दवाई ना खाएं, दवाई के साथ उसकी जो आपने ख्याल करना है वो भी करें। और हमारे सेंटर में अगर आप आ सकते हैं जहाँ पर हम आपको मुफ्त तबी सहूलियत भी दे सकते हैं और आपका ख्याल भी रखेंगे, आपका इलाज भी करेंगे और आपको कॉम्प्लिकेशन से भी बचाएंगे। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया असद साहब आपका हमारे शो पे आने के लिए, इतना ग्रेट कॉज शेयर करने के लिए। जैसा कि आपने सुना कि असद साहब ने किस तरह का एक खूबसूरत अफलाई इदारा बनाया है जहाँ पे डायबिटीज़ के जो मरीज़ हैं उनका इलाज होता है। अगर आप चाहते हैं तो आप ज़रूर इनसे कॉन्टैक्ट करें। आपकी कोई वेबसाइट है या किस तरह से? www.diabetescenter.org.pk ये हमारा है। और आपको गूगल पे डॉक्टर असद अहमद के नाम से भी, हमीद के नाम से भी सर्च किया जा सकता है। तो अगर, तो हम तो दुआ करते हैं किसी को ज़रूरत ना पड़े, लेकिन अगर ज़रूरत है, अगर वो उनके ये समझते हैं कि ये इलाज की ज़रूरत है, तो ज़रूर इनसे कांटेक्ट कीजिए। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको ज़रूर शिफा याब करेंगे।